नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा स्वागत करता हूं आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के भाग 9 में। और भाग 9 में हम बात करने वाले हैं लिखित संचार से जुड़ी उन सभी छोटी छोटी लेकिन अति महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो आपके संचार को प्रभावी बनाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं भाग 9 की। जब मैं बात कर रहा हूं लिखित संचार की, तो सबसे पहली चीज आती है रिटर्न वर्ड्स, जिन्हें हम कह सकते हैं लिखित शब्द। वो शब्द जो अब हम बोल नहीं रहे हैं, हम लिख रहे हैं। आमतौर पर ये एक प्रतीक या अक्षर होते हैं जिनके माध्यम से हम हमारी भाषा, हमारे विचार या विचारों का प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं और इनको दर्ज किया जाता है किसी सतह पे। आमतौर पर यह सतह एक कागज होती है जिसके ऊपर हम पेन या पेंसिल के माध्यम से लिखते हैं। ये एक दीवार भी हो सकती है, ये एक बोर्ड हो सकता है, या फिर ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन भी हो सकती है। जब बात चल रही है लिखित शब्दों की, तो ये लिखित शब्द हमें पत्र लिखने में, निबंध, पुस्तकें या कोई लेख लिखने में बड़े ही आवश्यक होते हैं। इनके बिना हम कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। साथ ही साथ डिजिटल सामग्री भी अगर हम कोई बनाना चाहते हैं तो इसके लिए इन शब्दों का प्रयोग हम इनका इस्तेमाल हम करते हैं। और याद रखिएगा, जितने प्रभावी शब्द हम इस्तेमाल में लेंगे उतना ही प्रभावी हमारा लेख बनेगा, वो सामग्री तैयार होगी। संचार में या प्रलेखन में, जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन में भी बोलते हैं, और साथ ही साथ हमारी अभिव्यक्ति में इन लिखित शब्दों का बड़ा ही महत्व है। जब बात चल रही है लिखित शब्दों की, तो याद रखिए लिखित शब्द जो हैं वो पाठकों को जानकारी देने में, उन्हें प्रेरित करने में, उनका मनोरंजन करने में और उनकी भावनाओं को उजागर करने में या उनकी भावनाओं को उत्तेजित करने में काम आते हैं। जिससे कि आप जब कोई शब्द लिखेंगे तो उससे उनकी भावनाओं को तक हमारी पहुंच बनती है और इस तरीके से हमारा जो संचार का तरीका है, लिखित संचार का तरीका, वो प्रभावी बनता है। जब बात चल रही है रिटन कम्युनिकेशन की, तो सबसे खास बात है आपके जो भी लिखित शब्द हैं या जो लेख आप लिख रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें प्रिसिशन होना चाहिए। इसका मतलब स्पष्टता और परिष्करण का होना अति आवश्यक है। पहले भी कई बार बता चुका हूं, सीधी बात, नो बकवास। मतलब आप टू द पॉइंट लिखिए, गोल गोल बातों को मत घुमाइए, उसमें स्पष्टता लेकर आइए और उसको सीमित शब्दों में, जो बात 4 लाइन में समझाई जा सकती है, लिखी जा सकती है, जिसका पूरा निष्कर्ष 4 लाइनों में निकल आए, उसके लिए 2 पेज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये लिखने के दौरान भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने पहले आपको मौखिक संचार में भी समझाया था कि आपको क्लैरिटी और प्रिसीजन, मतलब स्पष्टता और परिष्करण का ध्यान हर हाल में रखना ही होगा। जब आगे बात चलेगी रिटन कम्युनिकेशन मतलब लिखित संचार की, तो बात आएगी व्याकरण और वाक्य संरचना की। अब देखिए, व्याकरण का सीधा सीधा मतलब है एक नियम, एक कायदा जिसके अंतर्गत हम कोई भी बात को लिखेंगे। ये लिखने के नियम, कायदे व्याकरण के माध्यम से हमें समझ में आते हैं। और जहां बात आती है वाक्य संरचना की, तो इन नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए जब हम वाक्यों की संरचना करते हैं कोई भी लेख लिखने के लिए, तो उसको वाक्य रचना के अंतर्गत देखते हैं। जब बात चल रही है ग्रामर मतलब व्याकरण की, तो ये ग्रामर का शब्द प्रयोग, वाक्य संरचना, विराम चिन्ह, पूर्ण विराम कहां आएगा, अल्प विराम कहां आएगा, ये सब ध्यान में रखना ही व्याकरण को समझना कहलाता है। और वाक्य की जो रचना आप करते हैं, ये बिना व्याकरण के अधूरी है, या यूं माने संभव ही नहीं है कि बिना व्याकरण के हम एक अच्छे वाक्य की रचना कर पाएं। आगे जब हम बात करते हैं वाक्य की रचना करने के बारे में, तो जो ग्रामर है, जिसे हम व्याकरण बोलते हैं, उस व्याकरण का सही उपयोग करते हुए बात को प्रभावी तरीके से लिखना, उसे संगठित करना, इसे ही बोला जाता है वाक्य की रचना। दोनों ही चीजें, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो सिंटैक्स हो, मतलब चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो वाक्य की रचना हो, इससे आप स्पष्ट और प्रभावी संचार करते हैं। जब तक आपका संचार स्पष्ट नहीं होगा, उससे आप प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे, वो सदा अधूरा बना रहेगा। तो याद रखिए, सही व्याकरण और व्याकरण के उपयोग करते हुए सही वाक्य रचना, ये आपको हमेशा आपके प्रभावी संचार के लिए महत्वपूर्ण चीजें देती हैं।
जब मैं बात करता हूं रिटन कम्युनिकेशन या लिखित संचार की, तो बात आती है औपचारिकता की। अब जब आप किसी स्कूल के लिए, एक स्कूल के बच्चे के लिए, वो 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा का बच्चा है या 11वीं 12वीं कक्षा का बच्चा है, तो इनकी समझ में फर्क है। अब एक स्कूल के लिए आप कोई किताब लिख रहे हैं, कोई लेख लिख रहे हैं, तो उस वक्त आपको अलग तरीके की संरचना रखनी पड़ेगी अपने लिखित संचार के दौरान। वहीं अगर आप अपने मित्र को कोई पत्र लिख रहे हैं, तो वहां आपको इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होगी। तो जब कभी भी बात आती है रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार में औपचारिकता की, तो ये संचार और व्यवहार में स्थापित परंपराओं, रीति रिवाजों और नियमों का पालन किस तरह से किया जाए, इसको परिभाषित करता है। तो याद रखिएगा, औपचारिकता सिर्फ बातचीत के दौरान नहीं, लिखने के दौरान भी बड़ी महत्वपूर्ण है। यही फॉर्मेलिटी, मतलब औपचारिकता की बात की जाए तो ये विभिन्न तरीकों से प्रकट होती है। इसमें भाषा का उपयोग, कई बार जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा पहनावा भी औपचारिकता का ही हिस्सा होता है, हमारा आचरण भी औपचारिकता का हिस्सा है। लेकिन यहां तो बात चल रही है लिखने की, तो लिखने के दौरान आपके शब्दों की मर्यादा, आपके किसी को संबोधन करने वाले जो शब्द हैं, वो शब्द आपके औपचारिकता के स्तर को निर्धारित करते हैं। जब बात चल रही है औपचारिकता की, तो पेशेवर सेटिंग, मतलब आप किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आपका क्या कार्य है, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये आपके पेशेवर होने को निर्धारित करती है। साथ ही साथ आप किसी समारोह या विशेष अवसर पर अगर कुछ लिख रहे हैं, तो उस वक्त आपका औपचारिकता का स्तर अलग होना चाहिए। अगर आप किसी संरचना से जुड़े हुए हैं, किसी हायरार्की से, जिसमें टॉप पर कोई एक व्यक्ति विशेष है, उसके नीचे 10 लोग हैं, उसके नीचे 100 लोग हैं, तो हमें इन सब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग औपचारिकता का स्तर मान्य तरीके से रखना ही होगा। जब मैं बात कर रहा हूं फॉर्मेलिटी के अलग अलग लेवल्स की, तो ये खास तौर से सांस्कृतिक मानदंडों, सामाजिक संदर्भ और व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करती है। जब मैं अपने आप को अगर सर कहलाना पसंद करता हूं, तो आपको जब मुझे संबोधित करना है, चाहे वो कोई एक पत्र के माध्यम से करना है, तो मुझे आदरणीय या सर आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो उस परिस्थिति में आपका जो संचार है वो प्रभावी नहीं हो पाएगा। अब अगर लिखित संचार को और गहराई से समझना है, तो हमें जानना पड़ेगा उसके स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। स्ट्रक्चर का मतलब हो गया संरचना और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया संगठन। अब जब हम समझें कि ये ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर, जिसको हम संरचना या संगठन बोल रहे हैं, इसका क्या महत्व है, तो ये खास तौर पे आपकी प्रणाली, आपके जो तैयार किए हुए दस्तावेज हैं और उनको प्रस्तुत करने का जो तरीका है, उनकी व्यवस्था और उनके व्यवस्थापन के बारे में है। चलिए थोड़ा और आसान तरीके से इसे समझते हैं। तो अगर संरचना को समझें, तो ये किसी भी कार्यक्रम का या कोई भी लेख आप लिखने वाले हैं, उसके खाके को, जो बाहरी खाका है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसको निर्धारित करता है कि आप किस बारे में लिखेंगे और किन किन बातों के बारे में लिखेंगे। उसके अंदर जो आप लिखेंगे, उनको संगठित तौर पर लिखने को हम ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। तो जब मैं ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की बात करता हूं, तो ये आपके प्रवाह को निर्धारित करता है। जब आप बात लिख रहे हैं, तो अगली बात पिछली बात से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई हो, तो यह आपके तार्किक प्रवाह, जिसमें सही तर्क है, सही लॉजिक जिसमें हमने दिया है, उसकी स्पष्टता को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से जो संगठन किया जाता है बातों का, शब्दों का, लेख के दौरान, उसे हम संगठन कहते हैं। ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप कुछ लिखने जाएं, तो पहले उसकी संरचना पे काम करें और उसके बाद उसके संगठन पे काम किया जाएगा, ताकि पढ़ने वाले को पूर्ण रूप से आपकी बात समझ भी आए और समग्र प्रभाव भी आप अपनी लिखी हुई बात का उसके ऊपर छोड़ पाएं। जब रिटन कम्युनिकेशन की बात चल रही है, तो ये दोनों ही चीजें, लेखन, प्रस्तुतियों और परियोजनाओं प्रबंधन, जिसको अपन बोलेंगे आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन चीजों के लिए ये बड़ी ही आवश्यक होती हैं। क्योंकि जब आपकी संरचना ठीक होगी, आपका संगठन ठीक होगा लिखने के दौरान, तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो आप तैयार करेंगे, प्रलेखन जिसको हम कहते हैं, वो प्रभावी तौर पर तैयार हो पाएगा। आगे जब भी आप कुछ लिख रहे हैं, तो यह बड़ा आवश्यक है कि आपको पता हो कि आपका दर्शक कौन है। आपको दर्शक के प्रति जागरूक होना
जरूरी है। जो भी पढ़ने वाला है, जो आपका पाठक है, उसकी भावनाओं को समझना, उसकी उम्र को समझना, उसके ज्ञान के स्तर को समझना, इसी को हम बोलते हैं ऑडियंस अवेयरनेस। यह संदर्भित करता है दर्शक की विशेषताओं को, उसकी पसंद को और उसकी आवश्यकताओं को। और अगर आप किसी लेखन के दौरान यही नहीं जानते कि इसे पढ़ने वाला कौन है, तो आप कभी प्रभावी तौर पर वो लेख या वो पुस्तक, वो निबंध या वो पत्र कभी भी नहीं लिख पाएंगे। तो याद रखिए, जब ऑडियंस अवेयरनेस या दर्शक जागरूकता की बात चल रही है, तो इसमें ज्ञान का स्तर और कई सारे ऐसे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए कारक हैं जो निर्धारित करते हैं कि हमारा दर्शक कैसा है और हमारा लेखन कैसा होना चाहिए। इतना ही नहीं, जब कभी भी आपको अपने दर्शक के बारे में और जानकारी जुटानी हो, तो ये याद रखिए कि आपका जो संवाद है और आपकी जो प्रस्तुति है, वो उसे आकर्षित करनी चाहिए। अब एक छोटे बच्चे को बड़ी मजेदार कहानियां जिसमें जादू की बात हो, वो प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन एक बड़े वयस्क इंसान को ये सारी बातें इतना प्रभावी तौर पर सुनने में या पढ़ने में इतनी मजेदार कभी नहीं लगेंगी। तो आप जब लिखें तो विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप किसके लिए लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। जब बात चल रही है रिटन कम्युनिकेशन की और दर्शक जागरूकता की, तो जो भी वक्ता है या जो प्रस्तुत करता है, उसे अपना संदेश, अपनी ध्वनि, जो भी वो जिस भाव में कहना चाहता है, अगर कोई वीर रस की बात लिखी गई है, तो वहां लिखने के दौरान तो आपकी ध्वनि प्रतिपादित नहीं होगी, सुनाई नहीं देगी, लेकिन आपके शब्दों में कुछ ऐसा जोर होना चाहिए, दम होना चाहिए कि जब वो पढ़े तो उसे एहसास हो कि ये बात वीर रस की है, ये बात प्रेम रस की है, ये बात जो है वो प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो आपके शब्दों का चयन ये निर्धारित करेगा, आपका जो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ये निर्धारित करेगा कि आप अपने किस दर्शक के लिए ये लेख लिख रहे हैं। आगे अगर मैं इस सारी बात का मूल रूप आपके सामने लेके आऊं, तो आपका कोई भी सार्वजनिक भाषण है, आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, आप कहीं पढ़ा रहे हैं शिक्षण के दौरान, या व्यक्तिगत संवाद कर रहे हैं, इन सभी चीजों के दौरान दर्शक के प्रति जागरूक होना बड़ा ही आवश्यक है। तो कहा जाता है ना कि अगर आप अपनी ऑडियंस को जानते हैं, अपने दर्शक को जानते हैं, तो आप अपनी बात को बड़े ही प्रभावी तौर पर रख पाएंगे, लिख पाएंगे, समझा पाएंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है किसी भी लेखन प्रक्रिया के दौरान, उन्हें हम बोलते हैं विजुअल एलिमेंट्स, दृश्यात्मक तत्व। अब देखिए, जब कोई पढ़ रहा है और पूरे पन्ने पर सिर्फ शब्द ही शब्द लिखे हुए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद उसकी जो रुचि है वो उस लेख में कम हो जाए, और इसीलिए हम डालते हैं कुछ दृश्यात्मक तत्व, जिनको हम विजुअल एलिमेंट्स बोल सकते हैं। और ये विजुअल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये चित्र होते हैं, ये ग्राफ होते हैं, कई तरह के चार्ट होते हैं, विभिन्न रंग होते हैं। लिखने के दौरान रंगों का भी बड़ा ही महत्व है। ये कई तरह के लेआउट होते हैं, ऐसे तरीके जिससे हम चीजों को एक दूसरे से भिन्न दिखा सकें, उनमें रचनात्मकता जोड़ सकें। ये इसमें कई तरह के विभिन्न घटक शामिल हैं जो संचार को बेहतर बनाते हैं। इसीलिए देखा जाए कि हम जब पढ़ रहे हैं उस दौरान अगर उसका एक चित्र भी साथ में हो, तो जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वो ज्यादा आसानी से समझ में आती है। विजुअल एलिमेंट्स या दृश्यात्मक जो तत्व हैं, ये दर्शक की दृश्य संवेदनाओं को आकर्षित करने का काम करते हैं, उसकी समझ को बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ वो जो भी डॉक्यूमेंट आपने प्रलेखन जो तैयार किया है उसके रख रखाव के लिए भी बड़ा ही काम आते हैं। तो याद रखिएगा, जो दृश्यात्मक तत्व हैं ये आपके लेखन को मजबूत बनाते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में इन दृश्यात्मक तत्वों को और या किसी भी जटिल जानकारी को समझाने के लिए इन्हें उपयोग में लिया जा सकता है। कोई भी जटिल से जटिल बात हो, एक चित्र के माध्यम से उसे बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है। कई मुख्य बिंदुओं को हम चित्रों के माध्यम से हाईलाइट कर सकते हैं, और भावनाओं को जो पढ़ने वाला है, जो पाठक है, उसकी भावनाओं को, उसकी प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। तो जिस प्रकार की भावना हमें पढ़ने के दौरान चाहिए, हम चाहते हैं कि वो इस जगह पे थोड़ा भावनात्मक हो जाए, थोड़ा उग्र हो जाए, थोड़ा गंभीर हो जाए, थोड़ा आनंदित महसूस करे, उस प्रकार के चित्र हमारे शब्दों से मेल खाते हुए हम हमारे लेखन में शामिल कर सकते हैं।
रिटन कम्युनिकेशन के दौरान जो विजुअल एलिमेंट, जिन्हें हम दृश्यात्मक तत्व कहते हैं, इनका प्रयोग प्रस्तुतियों, विज्ञापनों में, वेबसाइट, जो आजकल हम कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं किसी कंपनी के बारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, संगठन के बारे में, तो उन सब की अपनी एक वेबसाइट होती है। और जब हम उस वेबसाइट पर जाते हैं तो कई तरह के चित्रों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को समझाया होता है। शैक्षणिक सामग्रियों में भी ये दृश्यात्मक तत्व महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, जब कभी भी आप लिखें तो इन दृश्यात्मक तत्वों की मदद जरूर लीजिए। ये ध्यान आकर्षित करने में काम आते हैं, ये संदेश को प्रभावी ढंग से संचारित करने में काम आते हैं, और ये एक सम्मोहन की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। मतलब ये सामने वाले की जो सोच है, सामने वाले का जो ध्यान है, उसको आकर्षित करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आगे जब कभी आप लिखें तो एक चीज होती है, इसे बोलते हैं रिवीजन। रिवीजन मतलब संशोधन, और दूसरा होता है एडिटिंग। एडिटिंग मतलब संपादन। अब ये दोनों ही बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, चलिए इन्हें समझते हैं। ये प्रक्रियाएं जो हैं, ये लिखित सामग्री में समझ, संबंध और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए काम में ली जाती हैं। जब आपने कुछ लिख दिया, आपने देखा होगा किसी किताब का एडिशन आता है, लिखी गई थी सन 2000 में, अब हम कोई 2010 का एडिशन देख रहे हैं, फिर 2020 का एडिशन आ रहा है, और अब आ गया मान लीजिए 2024 का एडिशन। तो ये 10, 20 और 24 के एडिशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किताब भले ही पहले लिखी गई थी, लेकिन समय के साथ उसमें कुछ न कुछ बदलाव किए गए, उसमें कुछ संशोधन, कुछ संपादन किए गए हैं। जब बात आ रही है रिवीजन मतलब संशोधन की, तो ये सामग्री को प्रभावी बनाने में, सामंजस्य को सुधारने में और पुनर्विचार और पुनर्विन्यास, इनमें आपके लिए बड़ा ही उपयोगी है। वहीं दूसरी ओर जब संपादन की बात आती है, तो संपादन व्याकरण से संबंधित हो सकता है, जहां पे आपके लिखने के दौरान कोई ऐसी त्रुटियां हो गई हैं जिन्हें एरर बोलते हैं। टाइपिंग के दौरान कोई एरर हो गया, उस चीज को भी सुधारना संपादन की प्रक्रिया में आता है, और आपकी शैलियों की त्रुटियों को भी जांचना और ठीक करना आवश्यकता के अनुसार, इस सुधार को ही हम बोलते हैं संपादन। तो ये दोनों ही प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है, जिससे कि कोई भी पेशेवर लेखक जो है, मान लीजिए मैं एक किताब लिखता हूं, तो मेरी किताब में समय के अनुसार मेरे पाठकों ने अगर मुझे कुछ सुझाव दिए या उसमें कोई त्रुटियां निकाली, तो उनका संशोधन, उनका संपादन महत्वपूर्ण है, ताकि मैं अपनी किताब को, अपने लेखन को और ज्यादा प्रभावी बना सकूं। साथ ही साथ ये गहन विचार को, सामग्री को संशोधित करने में और वापस से उसे बेहतर बनाने की जो मेरी इच्छा है, उस पर भी निर्भर करता है कि मैं किसी चीज को संशोधित करूं और संपादित करूं। तो मुझे लगता है अभी तक आप समझ गए होंगे कि संशोधन और संपादन में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये दोनों ही बातें एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह है।